जी दोस्तों, कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, ये हमारे भीतर एक दरवाज़ा खोल जाती हैं। और कुछ शामें सिर्फ शामें नहीं होती, ये हमारे भीतर ठहर जाती हैं। और कुछ महफ़िलें ऐसी होती हैं जहाँ लोग सुनने नहीं आते, वो अपने अंदर के किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वहाँ पे शिरकत करते हैं। आज हम यहाँ कोई कहानी सुनाने नहीं आए हैं, आज हम बात करने आए हैं उन तमाम कहानियों की जो हमारे अंदर चलती फिरती रहती हैं। वो कहानियाँ जिनका कोई कैमरा नहीं होता, कोई क्लैप भी नहीं होता और कोई डायरेक्टर भी नहीं होता जो कह सके कि कट, चलिए दोबारा करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई रीटेक नहीं होता। जो लम्हा चला गया वो याद बन के रह जाता है, जो रिश्ता टूट गया वो सवाल बन के रह जाता है। जो बात अनकही थी वो हमारे अंदर एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसे ढूंढने में पूरी उम्र हमारी गुजर जाती है। और जिसको मोहब्बत मिलती है उसको ज़िंदगी की रोशनी मिल जाती है। ज़िंदगी कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे इंसानियत का किरदार है और इसी किरदार के बीच वाले इंसान को खोजने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। हम बातें करेंगे सिनेमा की, हम बातें करेंगे ज़िंदगी की, हम बातें करेंगे ज़िंदगानी की। दरअसल हम सब जब कभी ना कभी आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। क्या हम लोग सचमुच ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी गुजार रहे हैं? दरअसल सांस लेना ज़िंदगी नहीं होता। सांसों को कोई ना कोई जब हम लक्ष्य देते हैं उसको हम ज़िंदगी कहते हैं। आपने कभी सोचा है हम सबके पास लोग हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसे हम अपना कह सकें? हमारे पास वक्त है, क्या हमारे पास वो लम्हे हैं जिन्हें हम अपने लम्हे कह सकें, जिन्हें हम खुद जी सकें? खैर, आज की शाम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो दो दिग्गज बैठे हैं, आइए उनको स्टेज पे मैं इनवाइट करूँ। मिस्टर महेश भट्ट एंड मिस्टर अवतार गिल, प्लीज़ आइए, स्टेज पे आइए। आज के हमारे गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ा खूबसूरत किसी ने लिखा है कि मोहब्बत है रसूल अल्लाह, मोहब्बत सनम खाना है, मोहब्बत गौस ने भी की, मोहब्बत होश आना है। मोहब्बत साबिर से सीखें, मोहब्बत सब्र पाना है, मोहब्बत की गली में हूँ, मोहब्बत का ज़माना है। ज़ोरदार तालियों के साथ आज की शाम का आगाज़ करते हैं। मोहब्बती शख्सियतें हमारे साथ बैठी हैं। भट्ट साहब, अनम्यूट, अनम्यूट, फाइनली अनम्यूट, राइट? तारी टिकटां शिकटां करा लियां, ओए पंजाब जाना है यार। तारी ओ तारी और चल यार तारी, मैनू पता नहीं भुख लगी है यार, कुछ खाण नू प्लेन च देणगे कि नहीं यार? भट्ट साहब, आप बहुत मर्तबा पंजाब आए हैं और इस मर्तबा जब आप पंजाब आए तो कैसा महसूस कर रहे थे? पंजाब की आबो हवा, पंजाब की मिट्टी, यहाँ के लोग, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, बहुत ऑब्जर्वेटिव हैं, तो क्या एक्सपीरियंस क्या किए, पहले तो ये बताइए। मैं तो पंजाब को साथ लेके आया। हाँ चलता फिरता पंजाब आपके साथ है। ये मेरे साथ में चलता है पंजाब। इसकी मुस्कुराहट, इसके जीने का अंदाज, सालों इसके साथ रिश्ता रहा, इसमें पंजाबी नजर आया। दरअसल अगर इश्क मुझे पंजाब से हुआ तो बिकॉज ऑफ हिम, कहीं पर इससे ऐसा रिश्ता जुड़ गया कि इसकी बातें सुनता था, इसकी धड़कन को सुनता था,
तो यहाँ की खामोशी, यहाँ की गहराई का एहसास होता था। तो वो एक शेर याद आता है वो मुझे कि वही है मरकज़े काबा, वही है मरकज़े काबा, वही है राह बुतकाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सनम है पंजाब, ये मिट्टी की बात ही अलग है। जी। पैशन, द अनहेल्ड बैक पैशन ऑफ दिस रीजन इज सो एन्चांटिंग, आपको जगा देती है ये मिट्टी। दर्द जो महसूस किया, दर्द जगाता है इंसान को। जी। मुझे एक बचपन में एक फकीर मिला था, महिम एक इलाका है मुंबई में। जी। तो रात को मैं निकल जाता था, घूमता था, नींद नहीं आती थी, छुपके से सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी बचपन में। तो एक आवाज सुनी, या अल्लाह तकलीफ दे, हाय हाय। या अल्लाह तकलीफ दे। तो वहां बैठा था एक फकीर, कुछ बेगर्स थे वहां के, जो भटियार खाने के बाहर बैठते हैं, कोई गाड़ी पास होगी कुछ दे जाएगा कोई। तो मैं उसके पास गया, उनके पास गया, मैंने देखा कि ये अजीब फकीर है, ये दुआ मांग रहा है तो बोलता है या अल्लाह तकलीफ दे। तो उन्होंने देखा कि ये शर्ट पैंट जीन और शर्ट पहनने वाला लड़का कर क्या रहा है हमारे साथ में। तो वो थोड़े से सहम गए। तो उस फकीर ने कहा कि घबराओ नहीं, ये हमारा ये है, एक बैठ जा। तो मैं बैठ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या दुआ मांग रहे हैं आप, या अल्लाह तकलीफ दे। तो उसने कहा बेटा दर्द जगाता है, तू रात को 2 बजे घूम रहा है यहाँ पर, कुछ है तेरे अंदर जो तुझे परेशान करता है, कहीं फितरत में कुछ था जो सोने नहीं देता था, नहीं तो तू ये एयर कंडीशन कमरों में सोया होता आज। तो वो आवाज़ मेरे कानों में अब गूंजती है कि या अल्लाह तकलीफ दे, दर्द जगाता है। तो जो आदमी दर्द से जाग जाता है तो फिर उसे नींद नहीं आती। तो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद इस्लाम, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा दिल हमेशा जागा रहता, मेरी आंखें सोती हैं। My eyes sleep but my heart is always awake. तो यहाँ पर आकर एक जागा हुआ एहसास कहीं पर होता है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि अवतार गिल जी की आंखें नम हैं। तारीकी हो या बताइए आंखें क्यों नम है। दरअसल मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी बंदे को जब किसी से इश्क होता है, इश्क का मर्तबा क्या है। आप अक्सर कहते हैं मुझे महेश भट्ट के साथ इश्क है। समझाना मुश्किल है, इसको फील किया जा सकता है, एहसास को समझाया नहीं जा सकता, लफ्ज़ों में नहीं पिरोया जा सकता। वो आपको जब किसी से इश्क होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा, बताया नहीं जा सकता। फिर भी अगर आपने अपने रिलेशन को एक नाम देना हो, वैसे तो आपकी आंखों की नमी जो है वो काफ़ी है, पर आपने अपने रिलेशन को एक नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आप दोस्ती कहिए, दोस्त कहिए, फिलोसफर कहिए, गाइड कहिए, बड़ा भाई कहिए, बाप फादर फिगर कहिए। जब आप किसी को देखते हैं कि यार ये ऐसा आदमी है जो हर हाल में हर वक्त मेरे साथ खड़ा है और जिसकी वजह से आप बेफिक्र रहते हैं कि मेरे पीछे कोई है, मुझे थामने वाला कोई है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई है, और आप में वो करेज आ जाती है दुनिया को फेस करने की या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो इस आपसे ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं है अगर आपके पास ऐसा कोई आदमी हो तो। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
भट्ट साहब, कोई संजीदा सवाल कर लूं आपसे? संजीदा सवाल कर लूं थोड़ा सा? अनम्यूट। जी भट्ट साहब, एक तरफ अल्लामा इकबाल साहब हैं जो दिग्गज शायर हैं, वो लिखते हैं कि ये आब रौदे गंगा वो पल हैं याद तुमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम मज़हब है हिंदोसिता हमारा, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। एक तरफ तो अल्लामा इकबाल साहब हैं कि जिनकी ये जो लाइनें हैं वो हम राष्ट्रीय गान की तरह याद करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और एक तरफ जब मैं कंपैरिजन करती हूँ कि जब आप ज़ख्म बनाते हैं तो वहाँ पे जो आप साइकी दिखाते हैं कि देखिए संवैधानिक तौर पे हम बड़े आज़ाद हैं कि हम कहीं भी शादी कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अभी ज़हनी तौर पे आप जो कंगाली दिखाते हैं, तो इस धर्रा पे अगर दोनों चीज़ों को रखूं तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, हम जो कहते हैं वो जीते नहीं हैं, और वही तो एक अजीब सा एक विरोधाभास है कि देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट वी क्लेम टू बी एंड व्हाट वी एक्चुअली आर। और हमारे बच्चे जो हैं ये देखते हैं कि हम जो बोलते हैं हम वो होते नहीं, उसके आसपास ही नहीं होते हैं। यू आर व्हाट यू डू, जो आप करते हैं आप वो होते हैं। वो प्लुरैलिटी जिसकी हम बात करते हैं, वो तहजीब जो इतने रंगों से एक रंग बना है, जी, वो कुदरत का एक रंग है, द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। एक रंग में आप रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष को आप एक रंग में नहीं रंग सकते, तो जितने रंग होते हैं उसी से बनता है, और वो कुछ पल तक होता है और फिर गायब हो जाता है। तो कुछ लगता है कि जिस हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया था वो एक रेनबो की तरह था, मगर धुंधला होता जा रहा है कहीं पर, और कहीं आंखें तरस जाती हैं देखने के लिए। तो मुड़ के बचपन की कुछ यादों में जाता हूँ मैं, तो लगता है कि हाँ, एक होता था ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा भारत जहाँ पर सारे रंग होते थे एक साथ। तो नेल्सन मंडेला से जब मेरी मुलाकात हुई थी कुछ लेट 90s में, बहुत बड़ा आदमी था, गांधी से बहुत प्रभावित थे वो। तो मैंने उनसे पूछा था, हम गए थे, मैं संजय दत्त, मैं मनीषा कोइराला, हम गए थे उनको मिलने। तो एक आदमी जिसने कुछ 24 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे, उसने जिस ग्रेस से माफ कर दिया था अपने टॉर्मेंटर्स को, वो जीता जागता गांधी की सोच का जीती जागती मिसाल थी वो। तो the revolution that came in South Africa was a Gandhian revolution। तो मैंने उनसे पूछा था, यहाँ पर एक अस्थिरता थी हमारे मुल्क में, सरकारें बदलती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर एडवाइस टू माय नेशन, वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम सर। बड़े जोर से हंसे वो, बहुत जोर से हंसते थे ऐसा पूरा जिस्म हिलता था उनका, और पूरा उनका जो प्रेसिडेंट का जो रेसिडेंस थी वो गूंजती थी। तो उन्होंने कहा कि इट विल बी प्रीपोस्चरस फॉर मी टू गिव एडवाइस टू अ नेशन लाइक इंडिया, द लैंड ऑफ गांधी, बट सिंस यू आर आस्किंग मी यंग मैन, all I can tell you is hold your hand and walk। क्योंकि जब आंधी चलती है तो एक दूसरे का हाथ थामने का वक्त आता है, छोड़ने का वक्त नहीं आता। बस हाथ थामे रखो एक दूसरे का, एंड देयर इज नो पावर दैट कैन बीट योर कंट्री। वो बात गूंजती है मेरे जहन में। सो आई थिंक द नीड ऑफ द आवर इन दिस वर्ल्ड। मैं संतोष साहब से अभी, हमारे चांसलर साहब से बात कर रहा था कि द ग्रेट दलाई लामा से मेरी मुलाकात हुई थी एक इकोनॉमिक फोरम पे, मैंने उनको इंटरव्यू किया था। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में कि
2,500 साल से आपने ये वस्त्र पहनकर, इतने सारे सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, वो मंत्र पढ़ते हैं, और ऐसा एक कोना बचा नहीं है दुनिया का जहाँ पर इंसान ने इंसान का खून नहीं बहाया। क्या वो जो हमारे बड़ों ने सोचा था, जो पुस्तकों में बांध कर रखा है हमने, जो हम चांट करते हैं, जो हम सिखाते हैं, क्या वो हमारी जिंदगी में कभी उतरेगा? क्या हमारे अंदर का जानवर ही रहेगा? क्या ये एक मेकअप ही रहेगा, एक मास्क ही रहेगा? क्योंकि मुझे कोई नजर नहीं आता, वो एक रंग, कोई ग्लू नजर ही नहीं आता, वो गोंद नजर ही नहीं आता जो हम सबको जोड़ कर रखे। वो क्या है, वो क्या जोड़ कर रखेगा? 8 बिलियन की आबादी हो गई आज। जैसे अभी वो कह रहे थे साहब हमारे कि सोशल मीडिया के टाइम पे इतने डिस्कनेक्टेड कभी हम नहीं थे। कहने के लिए तो हम एट द पीक ऑफ कनेक्टिविटी हैं, मगर देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस। तन्हाई का एक एपिडेमिक है। जापान में तो दे हैव डिक्लेयर्ड दैट एज अ नेशनल फिनोमेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनाउंस किया है। तो हम कैसे इतनी टेक्नोलॉजी के ऐसे लीप के बावजूद कितने डिस्कनेक्टेड है। इसलिए ये ऐसे जो लम्हे होते हैं अनम्यूट के, बहुत ज़रूरी होते हैं, जहाँ पर हमको बिल्कुल अनम्यूट करके अपनी दिल की बातें करनी चाहिए। और इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं अपने सवाल लेके आया हूँ। I'm 77, I'll be 78 very soon. मैं यही कह सकता हूँ कि वो जो शेर सुनाया था कि आप अपने सफ़र में चलते रहते हैं, डोंट मेक योर लाइफ इनटू अ मॉन्यूमेंट। उसको आप एक मॉन्यूमेंट की तरह बना के वहाँ पर बैठ के प्रवचन देते हैं, नहीं। यू हैव टू डिमोलिश इट। बच्चों की तरह हमें, जैसे समंदर के किनारे वो रेत के कीले बनाते हैं और ख़ुद तोड़ देते हैं। कल का अनुभव हमारा जो होता है, उसको आज की ज़िंदगी में अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वी शुड डिस्कार्ड इट। वी डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम्स विद द आंसर्स ऑफ यस्टरडे। ये कल के जवाब हैं हमारे पास। और आज का जीवन जो हमें देखता है, आँख खोले पूछता है कि ये कल के जवाब के साथ हम क्या करेंगे। सो आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। मगर जो मैंने जिया है बचपन में, वो एक ऐसा, आई एम अ प्रिविलेज चाइल्ड ऑफ अ मुस्लिम मदर एंड अ हिंदू फादर। मेरी माँ जब मुझे नहलाती थी बचपन में तो मुझे कहती थी, बेटा तू एक नागर ब्राह्मण का बच्चा है, तेरा भार्गव गोत्र है, अश्विन शाखा है। मगर और फिर वो जो बाल्टी जो थी जिसमें से वो गर्म पानी से नहलाती थी, तो उसमें साइन ऑफ द क्रॉस बनाती थी, क्योंकि उसने जाके माउंट मैरीज चर्च था एक बांद्रा में, जहाँ पर जाकर दुआ मांगी थी। 3 बेटियाँ थी कि बेटा चाहिए मुझे। तो उनका मानना ये है कि बेटा जो मिला है उनको वो वहाँ की देन है। मगर कहती थी बाद में कि बेटा डर लगे ना तो या अली मदद बोल देना, क्योंकि वो थी शिया मुसलमान। तो माँ तो वही देगी जो उसके पास होता है। तो मेरे अंदर वो रंग सारे हैं बचपन में जो मेरे कानों में मेरी माँ ने फूके हैं, तो हम तो उसी को जिएंगे। और उस हिंदुस्तान को जेवर माना जाता था कि साहब वो एक एम्बॉडीमेंट ऑफ अ प्लूरल इंडिया। वो कहीं पर मैंने किताबों से हासिल नहीं किया तारी, वो मेरे डीएनए में है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में है, हमारे मुल्क के डीएनए में है। हम सब जुड़े हुए हैं। डाइवर्सिटी इज द डीएनए ऑफ लाइफ। अगर आप इंद्रधनुष को एक रंग में रंग देंगे तो इंद्रधनुष नहीं रहेगा। तो क्या मैं आपको इसलिए मारूं क्योंकि आप अपने भगवान को दूसरे नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल मार डाल दूं आपको। तो ये सवाल थे बचपन से जिसके जवाब आज भी इंसान खोज रहा है।
कहीं पर प्रयास कर रहा है किसी तरह से जीवन जो है अपना गुजर जाए, मगर देयर इज मोर टर्मोइल टुडे देन देयर एवर वाज। इतने सारे जवाब हैं हमारे पास, मगर फिर भी हमारे पास वो कंफ्यूजन क्यों है आज भी? दैट मीन्स दोस आंसर्स आर नॉट द आंसर्स। तो क्या सारी जिंदगी इंसान वही आंसर्स ढूंढता रह जाता है, जवाब नहीं मिलते हैं? बट आई थिंक दैट्स वेरी गुड। जवाब का नहीं होना, सवालों के साथ जीने का मादा होना चाहिए जी। और ये सामने वाले को सुनना कि कहीं इसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे रईस कर जाएगा, मुझे वो राहत दे जाएगा। अगर हम बशर्ते अपने आप को खाली करके किसी को सुने, और क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो मेरा शिक्षकों से एक ही कहना है कि शिक्षक कभी पावर का स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बन सकता है। पावर स्टेटस को में बिलीव करता है, और जो ज्ञान की जो नदी है वो बहती रहती है, वो कल को रिजेक्ट करती है, वो कहीं पर पावर को कंसोलिडेट होने ही नहीं देती है। तो शिक्षक जो होता है जब वो पावर का हिस्सा बन जाता है वो अन्याय करता है। वो शिक्षक होने का औहदा खो देता है। वो शिक्षक जो होता है वो बाहर बैठता है। गुरु नानक जी बाहर बैठते थे। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। तो पावर का हिस्सा बनकर आप तो स्टेटस को ही मेंटेन करेंगे, पावर का ढांचा ही मेंटेन करेंगे। अनम्यूटेड लाइफ आप नहीं जी सकते। फिर आपको वो आप पूछते हैं वो लोगों को, बच्चों को कि लेट्स हैव एन अनम्यूटेड कॉन्वर्सेशन, मगर आप सुनना वही चाहते हैं। आप बोलते हैं उड़िए उड़िए मगर आसमान हमारा होना चाहिए, मजाल तुम्हारी कि तुम हमारे आसमान के बाहर जाओ। अरे भैया, तुम्हारा आसमान थोड़ी आसमान है, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि से तुमने जो देखा है तुम उसको आसमान कहोगे। मैं नहीं देखता वो आसमान। वो जो कमाल का लम्हा था इंसानियत ने 1968 में तारी, मुझे याद है कि हम स्कूल जा रहे थे तो हमने सुना था कि इंसान चांद पर पहुंच गया है, और वहाँ से पहले मर्तबा जब वो स्पेसक्राफ्ट वाज गोइंग अराउंड द मून, तो वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट ने मुड़ के देखा धरती को, हमारी धरती को देखा, तो एक ब्लू मार्बल की तरह कहीं पर अंधेरे में फ्लोट कर रही थी, और उसका शब्द उन्होंने दिया था अर्थ राइज। और वो जो पर्सपेक्टिव था कि हम, और वो बिल्कुल एक समंदर है अंधेरे का, बिल्कुल जहाँ पता नहीं क्या है। हम एक छोटी से मार्बल की तरह हैं वहाँ पर हमने लकीरें बनाई हुई है, हमने मुल्क बनाए हुए हैं, हमने फासले क्रिएट किए हैं, वहाँ हम खून खराबा करते हैं। तो वो इंसान जिसने वो दृश्य देखा, उसने इंसानियत को लाके एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया जो इंसानियत ने कभी देखा ही नहीं था। तो अगर हम हर चीज़ को उस नज़रिए से देखें तो शायद वी विल हैव द ह्यूमिलिटी टू से कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है नहीं, तेरे पास है तो कुछ देर उसके पास बैठ जाओ, सुन लो भैया। अफ्रीका में कहते हैं कि वहाँ पर वो जो इंसान जो ट्राइब्स बैठते हैं तो वो हंट पे जाते थे तो वो किस्से सुनाते थे क्या हुआ। तो वो एक तहजीब थी वहाँ पर कि वो अपनी कहानी सुनाने के बाद बोलते थे फिर ये रही मेरी कहानी, अब मैं उसको नीचे रखता हूँ ताकि तुम्हारी कहानी शुरू करके मुझे बताओ, और फिर सुनते थे पूरे दिल से। तो हमें यही करना चाहिए, एक दूसरे की कहानियाँ सुननी चाहिए। हम एक मरतबा दूसरे की कहानी सुन लेना तो आपको लगता है, समझ आ जाता है कि तड़पता दूसरा भी वैसे ही है, उसको भी काटो तो खून ही निकलता है, वो भी रोता है। क्या बात है, क्या बात है जी। तो इंसान जो है वो इतराता क्यों है
जैसे आपने इतनी स्टारडम देखी है, कहते शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो आप देखिए ना कि हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लिया, इतने डॉलर इकट्ठे कर लिए। जैसे अभी आपने कहा कि हम जो धरती है वो छोटे से ब्लू मार्बल की तरह नज़र आती है, और हमने यहाँ पे मुरब्बेबंदियाँ कर ली हैं, हमने फैक्ट्रियाँ खड़ी कर ली हैं, हमने क्या कुछ इकट्ठा कर लिया है। नहीं वो सब है ना? वो खिलौने, हम बच्चे हैं, खिलौने जी। बनाओ जमाओ। मगर वो सिकंदर की बात कर रहे थे जी। कि वो उसने हाथ बोला था बाहर छोड़ो, कि भैया नोबडी गोज आउट फ्रॉम दिस कैसीनो विद एनीथिंग, एंड थैंक गॉड यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम योर, खाली हाथ ही जाना है आपने। तो सिकंदर ने जरूर कुछ सोच के ये कहा होगा कि मेरे हाथ बात छोड़ देना। जब मैं यहाँ पर आया तो ये तारी ने मुझसे कहा कि राज तुम्हारे गुरु राज साहब के गाने की धुन बजाना है वो, और गाना क्या था वो, लग जा गले के फिर वो हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। जी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी तकदीर में मुलाकात होना हो, क्या बात है, शायद इस जन्म में मुलाकात होना हो। क्या ये बात भट्ट साहब के गुरु की फिल्म थी, मेरे गुरु थे वो राज खोसला साहब। राज खोसला साहब। तो इन्होंने जो बजाया तो हमको ये याद आ गया कि इंसान ने हमेशा उस लम्हे क्या जिक्र किया है, वो बात की है कि भैया लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। भट्ट साहब आप जब गाते हैं तो सुर में गाते हैं, मुझे गा के सुनाएंगे जरा? कहते हैं लोग ये तारी ने ये अफवाह उड़ाई है। तो आपने अपने सारे राइट्स तारी को दिए हुए हैं, तो अभी फिर सुनाना तो कुछ पड़ेगा। नहीं please। बिल्कुल नहीं दिए, और मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ, इन्होंने कोई राइट्स नहीं दिया मुझे। जी, पर मैं आपसे 2 लाइनें जरूर सुनना चाहूंगी, लग जा गले। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मैं हमारे म्यूजिशियन भाई से किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जब हमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी की थी। तो राज खोसला साहब मेरा गांव मेरा देश एक फिल्म थी, उसकी शूटिंग के लिए उदयपुर जा रहे थे। तो मेरा काम था कि जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको मुंबई से ले जाना उदयपुर तक। तो उस ज़माने में सीधी ट्रेन नहीं जाती थी, तो वो अहमदाबाद तक जाती थी, उसके बाद में एक नैरो गेज होती थी। तो नैरो गेज पे ट्रेन बड़ा धीरे चलती थी। तो मुझे याद है कि हम लोग ट्रेन बदल के फिर हम लोग नैरो गेज पे चल रहे थे। तो एक मेरे प्रोडक्शन मैनेजर था, एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने सबकी बुकिंग ले ली थी, अपनी खुद की बुकिंग नहीं ली थी सोने की। तो मैं जागा हुआ था और एक और शख्स जागा हुआ था, उसकी आवाज़ कान में गूंजती है। तो मैं जागा हुआ था और ट्रेन की चल रही थी और खटाखट 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 खटाखट, और दूर से एक आवाज आई, तेरी कायनात में ए खुदा, तेरी कायनात में ए खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। तेरी कायनात में ए खुदा, ऐसा बाहर देखता था वो, और चांद था बाहर, चांद को देख के गाता था, और बाहर ऊंट थे याद है मुझे, और खट 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 ट्रेन चलती थी। मेरे सोजे गम की कहानियां, मेरे दर्दो इश्क की दास्तां, किसे आह जाके सुनाऊं मैं, कोई सुनने वाला रहा नहीं। किसे आह जाके सुनाऊं मैं, कोई सुनने वाला
रहा नहीं। तो अनम्यूट जो है वो सुनता है। आहा क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारी तालीम का हिस्सा है। ये सामने मेरे टीचर बैठे हैं गुरकिरपाल सिंह गश्क, इन्होंने हमें सिखाया है कि जब तक बात कंप्लीट ना हो आप पहले बात सुने और आपको अपनी बात कहने का सलीका होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। अब माइक तारी को दिया जाए। आप टू हम गा भी लिए, बोल भी लिए। चलिए माहौल को थोड़ा सा नर्म करते हैं। अवतार गिल जी मुझे बता रहे थे कि ये जो महेश भट्ट है ना, ये हमेशा ही टाइट के ऑपोजिट चलने वाला आदमी है। बोले जब ये कभी गाड़ी में बैठते थे तो पैर खिड़की से बाहर निकाल के बैठते थे और लोग मुझे फोन किया करते थे, अरे आप दोनों जा रहे थे ये इनकी गाड़ी में, किससे? सिर्फ इनकी गाड़ी में पैर भार हो गए। इनकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी पीछे आती थी, मुझे बैठना था इसकी गाड़ी में। हाँ जी, आप कुछ ऐसे किस्से सुनाइए जो आपके बारे में बिचिंग हुआ करती थी ना मैगजीन्स में, आप दोनों को लेकर के कैसी कैसी अफवाहें होती थी और कैसे लोग मज़े लिया करते थे आपके किस्से पढ़ के। जैसे लोग गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाते हैं वैसे आपके किस्से जो थे वो इतने। वरुण ग्रोवर क्या बोलता है आपके बारे में? बताइए कि वरुण ग्रोवर जो हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो कहते हैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत कमाल का है बंदा वो। उसके वो जो एक्स पे है, लाइफ इज महेश भट्ट फिल्म एंड वी आर ऑल अवतार गिल्स। वाह। तो मैंने बोला तारी बड़ा तू फेमस है यार। तो ये है इनकी पॉपुलैरिटी। आपका आज कुछ बोलने का मन नहीं है? कि इनके साथ जब मैं होता हूं तो फिर सुनना ज़रूरी होता है, और पिछले 40 साल से मैं सुन ही रहा हूं। वो सुना हूं तो इस लायक हुआ हूं कि इनके साथ आज स्टेज पे बैठा हूं। पहली बार पंजाब में ऐसा सेशन हो रहा है कि आप दोनों एक साथ हैं, कैसा लग रहा है? कोई याद हमारे साथ कोई ऐसी शेयर करें जो आपकी मेमोरी में रवां है आज तक। याद तो इनके बारे में बहुत सारी हैं, उसके लिए दिन एक सेशन बहुत कम है, क्योंकि हम जब बैठ के बातें करते हैं तो कुछ बहुत अकल की बातें नहीं करते, बेवकूफ़ी की बातें, हंसते रहते हैं दोनों, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और ये बहुत ही बड़े कॉमेडियन है, मुझे तो कॉमेडियन लगते हैं, तो मैं हंसता रहता हूँ इनको देख देख के। बाकी और मैं पंजाब वालों को बताऊं कि इनकी पंजाब से और सरदारों से खास दोस्ती है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सरदार फैमिली इनके हमेशा नज़दीक रही है, और इसलिए कई फिल्मों में मुझे इन्होंने एज ए सरदार कास्ट भी किया है। और एक, हाँ जी, अब फिर करने वाला हूँ एक फिल्म में। इनसे किस्सा एक मैंने सुना था कि इनकी मदर जो है इनकी सिस्टर्स को कहा करती थी कि रात को जब देर हो जाए घर आने के लिए तो किसी सरदार की टैक्सी में आना, दूसरे की टैक्सी में मत आना, क्या बात, वही सही जगह पे पहुंचाएगा। वाह। तो इनकी ज़िंदगी में पंजाब हो, सरदार हो, बाबा नानक हो, उनकी बहुत अहमियत है। जबकि ये बहुत ज़्यादा धर्म में बिलीव करने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी वो नहीं। बोलती थी बेटा शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, जा जल्दी से टैक्सी ढूंढ ले, मगर देख सरदार की टैक्सी होनी चाहिए, सरदार पहुंचाएगा घर। ये मुझे याद है, उनकी आवाज़ गूंजती है कि सरदार ही पहुंचाएगा घर, तो सरदार की टैक्सी कर ले। उन ज़माने में सरदार जी टैक्सी ड्राइवर होते थे, और बड़ी गाड़ी होती थी वो अपना येलो और ब्लैक। जी, जैसे आप ईथिस्ट हैं, आप भगवान को मानने वालों में से नहीं हैं। हम कल भी गाड़ी में बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़े नास्तिक होते हैं वो सबसे बड़े आस्तिक होते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मतलब आपका जो सरदारों के साथ जो प्यार है और बाबा नानक के आप फ़ैन हैं, तो दूसरी तरफ आप अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं नास्तिक हूँ। ये है क्या पर्सनैलिटी का डिफरेंट शेड है? मैं नास्तिक नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने धर्म से अलग हो जाएं, या मैं कुछ एक्टिव ऐसा कुछ हो, क्योंकि नास्तिक भी गॉड से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस पूरी यही होती है कि वो आपको ये प्रूव करना चाहता है कि ईश्वर नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, राइट। तो वो भी उसको लगता है कि वो गॉड से कनेक्टेड नहीं है, मगर उसकी पूरी पर्सनैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। देखिए, मुझे याद है कि मैं तो इस सेंचुरी की बिगनिंग में जो हमारी एक पिक्चर लगी थी राज 1,
तो उसके प्रमोशन के लिए मैं जलंधर आया था, और मैं और हमारी पूरी टीम थी और प्रोडक्शन वाले थे, और हमको वापस जाना था, चंडीगढ़ से ही फ्लाइट पकड़ के जानी थी। तो मैंने कहा नहीं यार चलो हम अमृतसर चलते हैं, वहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। तो उनको अजीब लगा कि ये गोल्डन टेम्पल आप जाएंगे? मैंने कहा क्यों? नहीं नहीं हमको तो लगा, मतलब क्या लगा, आई हैव बीन ऑलवेज बीन वेरी ड्रॉन टू गुरु नानक जी, उनकी ज़िंदगी, उनका रिश्ता भाई मर्दाना के साथ में, उनकी बातें मैं सुनता था, पढ़ता था, आई वॉज वेरी ड्रॉन। अमृतकाल की जो बात करते हैं उसको मैंने महसूस किया जब भी जाता था मैं कुलदीप नैयर के साथ में, जो मशहूर हमारे मरहूम जर्नलिस्ट थे। 14-15 को हम जाते थे अमृतसर, वाघा बॉर्डर पे वो मोमबत्तियाँ जलाते थे, वहाँ के पाकिस्तानी आते थे। तो हमें हमेशा सुबह उठ के 3 बजे जाता था गोल्डन टेम्पल में टू सी दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, दैट ब्यूटीफुल मोमेंट। तो वो क्यों करता था मैं, अब मुझे क्या पता क्यों करता था। जैसे ये इसके साथ मेरी दोस्ती क्यों है, क्या पता, मुझे क्या पता क्यों है? कोई आपको क्यों अच्छा लगता है, यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, वो था एक। बट अभी हमने हाल ही में एक बहुत ही कमाल का एक शो किया, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने ऑडियंस के लोग हैं वो सोनी लिव पे पहचान नाम का एक शो हमने किया है, जहाँ पर मैंने बड़े एमिनेंट सिख से अपने से कोई इंटरव्यू किया है, जिन्होंने अपनी अपनी दास्तान सुनाई है, एंड हाउ सिखिज्म हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू देयर लाइव्स इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विस। तो इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस था वो। आज की तारीख में जहाँ एंटरटेनमेंट से भरा हुआ होता है ये प्लेटफॉर्म, वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन ऑफ दिस काइंड इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर द सेकेंड सीजन। ये अपने आप में एक रहस्य है। तो एनीथिंग दैट यू स्पीक फ्रॉम द हार्ट, दिल से जो बात निकलती है ना, वो लोगों तक पहुँचती है, और वो फिर आई बॉल्स में कन्वर्ट होती है। मुझे रात को लेट नाइट मुझे कनाडा से कॉल आते हैं, यूके से कॉल आते हैं कि हमने आपका ये शो देखा है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स कॉल मी आप कि साहब ऐसे शोज़ करते रहना चाहिए आपको। मैं बोला कि हाँ, करते वक्त भी हमको ये लगा कि कुछ हमने सीखा हमारे सिख भाइयों से, और उनकी सब की ज़िंदगी में वो दे हैव टू लिव। उनका वो जो मुझे बात उनकी जो समझ में आई कि व्हेन यू सी गॉड इन द अदर, दैट्स द बिगनिंग ऑफ रिलीजन। जब आप दूसरे में देखते हैं ईश्वर, तब आपका धर्म से पहले मर्तबा संबंध जुड़ता है, टू सी गॉड इन द अदर। तो ये लाइफ अफर्मिंग जो बातें हैं इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेटेड बाय। जी, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम कितने दावे करते हैं ना बड़े बड़े, लेकिन कुदरत ने सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। देखिए, हम सांस लेते हैं, सांसों का आना जाना चलता रहता है, सांस हमसे पूछती नहीं है। अगर आप सो जाएं और आपके हाथ में हो, आप सांस लेना भूल जाएं तो आप मर सकते हैं। और जन्म लेते वक्त आपसे पूछा नहीं गया कि तुम्हारी इच्छा है। जब आप पे जवानी आई तो आप पे जवानी पूछ के नहीं आई। फिर वासनाएं उत्पन्न होती रहीं, पूछ के नहीं आती रहीं, आपको अपने दबाव में, आपको अपने घेरे में लेती रहीं, पूछ के नहीं आई। और मौत है, उससे पहले बुढ़ापा है, फिर मौत है, पूछ के नहीं आएगी। तो कुदरत ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने हाथ में रखी है, हमारे हाथ में है ही क्या। मौला अली सरकार से किसी ने पूछा कि हमारे हाथ में क्या है, हजूर ने फरमाया कि एक कदम उठाइए। उसने एक कदम उठाया और उन्होंने कहा कि अब दूसरा भी उठा लो। बोले हुजूर, तो बोले ये आदमी की औकात है। तो हमारी औकात भट्ट साहब क्या है? आप फिल्म मेकर हैं, डिफरेंट एंगल से आपने लोगों को, चीज़ों को समझा है, ऑब्जर्व किया है, ज़िंदगी के असल मायने क्या हैं और हमारी औकात क्या है। बहुत कुछ कहने को, बहुत शब्द बटोर लिए, मगर आज भी रात को जो आँख खुल जाती है 2:30-3 बजे, तो हम खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। मेरिडियन में जाके, मैरिट में जाके हमने बाहर देखा
तो वही आसमान, वही अंधेरा, वही बचपन में करता था। माँ बोलती थी बचपन में, बेटा अंधेरे को मत देख, घूरा कर, अंधेरा अंदर उतर जाता है। मगर ज़्यादा सोच मत, तन्हा हो जाएगा। मगर तन्हाई तो गहना है। ये आर्टिस्ट का जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो है उसकी लोनलीनेस। और वो जैसे कोख में, कोख हैज़ टू बी एम्प्टी फॉर इट टू बर्थ। तो जब तन्हाई होती है, घेरती है आपको, तो कुछ क्रिएटिव काम तभी होता है आपके अंदर से। सो ऑल द ग्रेट पोएट्स हैव बीन हॉन्टेड, शैडोड बाय लोनलीनेस। तो वो लोनलीनेस से मज़हब पैदा होते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होते हैं, क्रिएटिविटी का जन्म होता है। उसकी कोख पे ही कल्चर खड़ा है। पूरा कल्चर जो है लोनलीनेस पे ही खड़ा है। पोएट्स, म्यूजिशियंस, हमारे जो एक बहुत प्रसिद्ध साउथ इंडियन म्यूजिकल डायरेक्टर हैं किरबानी जी, जिनको ऑस्कर मिला है, वो उनका सबसे कमाल का काम, वो कहते हैं ऑलमोस्ट साइलेंस में होता है, खामोशी। सिटिंग जब करते हैं वो देखते हैं कि सब जगह सब कुछ खामोश हो जाए। जब तक कोई भी साउंड बोलता है एसी ऑफ कर दो, फ्रिज ऑफ कर दो, वो शुरू ही नहीं करता। जब तक बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस नहीं होती वो शुरू ही नहीं करता। बोलते साइलेंस में ही कुछ उतरता है आपके अंदर। सो दैट इज द गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड, लोनलीनेस। कहते हैं कि एक ज़र्रा काफिरी ना हो जब तक बंदगी का मज़ा नहीं होता। एक तुम ही मेहरबान नहीं, वरना इस दुनिया में क्या नहीं होता। एक ऐसा भी वक्त होता है जब खुदा भी खुदा नहीं होता। जब आप कभी लिखते हैं, जब आप कभी कोई सीन क्रिएट करते हैं, कोई कैरेक्टर डेवलप करते हैं, उस वक्त जो आपकी कैफियत है वो अलग होती है और लोग आपको उस कैफियत से देखते हैं, आपको आंकते हैं, आपको मापते हैं। लेकिन आप उससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ और होते हैं। तो आप जब एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, खासकर मैं अवतार गिल के हवाले से बात करूं कि जैसे जैसे आप मिस्टर अवतार गिल को कोई कैरेक्टर देते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि तारी ये इस कैरेक्टर में फिट बैठता है? तारी को तो हमने वो रोल दिया ही नहीं अब तक जो ये डिजर्व करता है। मगर हम जानते हैं कि जो हम इसको देंगे वो जिस तरह ईमानदारी से निभाता है ये रोल, और प्रोफेशनलिज्म की अगर कोई मिसाल है तो ये है, टाइम से पहले पहुंच जाना एंड टू डिलीवर मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये इसकी पहचान है। नहीं तो किसी कैरेक्टर एक्टर को इतने साल रेलेवेंट रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मुंबई से लेकर पंजाब, हरियाणा, सब जगह जो है ये काम करते हैं और आज भी वो इतने ही एक्टिव, शायद आज की तारीख में आप ज़्यादा एक्टिव हैं जितना हमारे साथ में होते थे ये एक्टिव। तो मैं इनको दिल से जो सूझता है वो रूल देता हूँ और मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ दुनिया से कि भैया पिक्चर में जो भी हो अवतार गिल तो 100% होगा। बोले ये क्या बात हुई? बोला मुझे वो मेरा कंपलसरी ब्लाइंड है, उसके बगैर मैं फिल्म बनाता नहीं। क्योंकि क्या है कि बड़ा तन्हा काम है फिल्म डायरेक्शन। लोगों के जहन में ग्लैमर होता है, मैगजीन्स में ग्लैमर होता है, ये गिरने पड़ने वाला काम है। अक्सर हम फेल होते हैं इसमें, कभी कभार सक्सेसफुल होते हैं और आप लोग की मेहरबानी होती है कि आप लोग हमको हमारे अच्छे काम से याद करते हैं। हमारे जलील काम को आप बोलते नहीं, हमको एम्बेरस नहीं करते। वो क्रिटिक करता है, क्रिटिक जो है आपका अच्छा काम भुला देता है और आपको अपने जलील काम से एम्बेरस करता है। तो ये काम गिरने पड़ने वाला काम है। तो कोई दोस्त साथ में रहे तो वो 8 घंटे 12 घंटे जो है या 16 घंटे जो शूटिंग के होते हैं उसको काटना आसान हो जाता है। तो हमने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। उसके बाद में थैंक्स टू अनम्यूट ये इतना वक्त हम अब गुजार रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है गुरनीत, ये है तो मैं हूँ,
वरना मैं नहीं होता शायद जहाँ आज मैं हूँ। क्योंकि इन्होंने जैसे कहा अभी, इन्होंने कहा कि अच्छा अवतार जी तो फिल्म में हैं, अब बताओ कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है। यूजुअली क्या होता है, कहानी डिसाइड होती है, कैरेक्टर होते हैं, फिर एक्टर डिसाइड होता है। मैं तो डिसाइड हूँ, अब बताइए क्या है, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, बाद में बात करेंगे। तो ये जो एक सपोर्ट पूरी ज़िंदगी की है विदाउट एनी कंडीशन, इसके लिए लड़ना भी पड़ा लोगों के साथ, लोगों की नाराज़गी भी हुई, मैं तो झेलता था, इन्होंने भी झेली। तो एक आदमी जो कांस्टेंट आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चला जा रहा है और अब तक चला जा रहा है, जो छोड़ ही नहीं रहा है। अब दोस्ती दोस्ती कहते हैं, मैं तो दोस्ती में अपने आप को सुदामा कहता हूँ, ये कृष्ण है। मैं तो मानता हूँ दोस्त, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये मुझे दोस्त मानते हैं। तो बात वो है। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत और बात है ये जी। वही है कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैर रहा है, साथ साथ में किनारे तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। उसको गलत फहमी भले हो जाए कि मैं जा रहा हूँ, मगर उसको पता नहीं वो लकड़ी के साथ लगा हुआ जा रहा है। तो ये जो हैं, ये वो हैं, या एंकर कह लो, और 24 घंटे आपके कान में एक आदमी कह रहा है मैं हूँ। तो क्या है, तो नहीं नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही बोलने के लिए, जो सच है सच है। क्यों बोलूं, आवाज़ें बुलंद बोलूंगा, चौराहे पे खड़ा होके बोलूंगा। भाई आप अवतार गिल की बात करेंगे तो महेश भट्ट की बात करनी पड़ेगी, और महेश भट्ट की बात होगी तो अवतार गिल का नाम आएगा। चाहे आप गाली दें, लेकिन उसका नाम तो लेना पड़े। अच्छा, कुछ खास किस्म के जुमले हैं जो ये आपके मुतालिक इस्तेमाल किया करते हैं, क्या क्या हैं वो? मेरे बारे में जैसे तारी में हैगा। ओ तारी तू फिक्र ना कर, मैं हाँ ना, और चुप कर रहे में जबड़ियाँ मारी जाता है। इनको 3-4 सेंटेंस पंजाबी के आते हैं, और इनको बहुत शौक है पंजाबी बोलने बट का। साहब, पंजाबी के कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, बताएं। तारी फिक्र ना कर, हाँ, मैं हूँ, मैं आएगा। और ये अपना इन्होंने इसको नेशनल एंथम बना दिया था मेरे लिए। सुबह भी बोल रहे हैं, शाम को भी बोल रहे हैं, रात को भी बोल रहे हैं। मैं फ़ोन करता था कि यार अपसेट हूँ, हाँ तेरी आवाज़ में उदासी है, आजा तेरी बैटरी चार्ज करता हूँ। और ये लिटरली बैटरी चार्ज कर देते थे, और फिर मैं सीटी बजाता निकलता था इनके पास से। तो ये है मैग्नेट। मुझे कोई शर्म नहीं आती इनके मुंह पे बोलना, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो है सो है। अब अगर हर चीज़ आपने किसी से सीखी हो, कि भाई आप बोलते हैं ना मैंने इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, इस स्कूल में पढ़ा हूँ, तो भाई मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। और ये भी इन्हीं से सीखा है कि सामने वाले की बात सुनो। हम लोगों को बोलने की जल्दी रहती है, हम लोग कह देते हैं आई नो व्हाट यू वांट टू से। अरे भाई उसने बोला ही नहीं कुछ, तुम पहले ही समझ गए। और एक्टिंग का रूल है, जब सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, वो सवाल आप सुनोगे तभी तो जवाब दोगे। आपका सारा ध्यान है कि मेरा डायलॉग क्या है, मैं उस पर बोल दूँ, तो काम तो आपका अच्छा हो नहीं सकता ना, तो आप अच्छे एक्टर तो हो नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी बातें, लाइफ की बारीकियाँ। अब क्या, मैं बहुत समझदार आदमी नहीं हूँ इनकी तरह, ना तो उतना पढ़ा लिखा हूँ, ना इतनी ज़िंदगी देखी है। तो क्या है कि उस्ताद के पास कुछ तो बात होती है, वो सारा कुछ तो देता नहीं है चेले को। तो इन्होंने कुछ एक बातें रखी हुई हैं जो मुझे नहीं देते, ताकि मैं इनसे पीछे रहूं। तो कुछ एक छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने भट्ट साहब के अलावा और भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा, तो आपने फ़र्क क्या महसूस किया है? हम हैं, फर्क ये है, हम हैं। हाँ हाँ, हम हैं। इनकी एक प्रॉब्लम ये है एक्टर के लिए कि एडिक्शन हो जाता है इनके साथ काम करने का। अगर आपने इनके साथ काम कर लिया तो दूसरी जगह आप काम तो करेंगे, मगर आप काम एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितना आपको पैम्पर करते हैं वो कोई नहीं करता है। अब क्या है कि एक तो मैं घर से डरा हुआ आया हूँ, न्यू कमर हूँ, फिर सामने स्टार है और नर्वस हो गया। वो थोड़ा इधर उधर देखता है तो जो बची खुची हिम्मत थी वो भी।
तो इनका काम पता क्या होते थे, साइड में ले जाके, तो फिक्र मत कर, तेरा सीन है, इनके बाप की जागीर है क्या, यही अच्छी एक्टिंग करेंगे, तू भी कर सकता है। और अगर मेरी गलती हो गई तो ये डांटेंगे मुझे नहीं, किसी और को डांट देंगे सेट पे, शट अप, बात मत करो। तो आपको नहीं लगेगा तू बहुत अच्छा कर रहा है, एक टेक और कर दे, मुझे लगता है तू कर सकता है। तो ये जो एक्टर क्या है, ये बच्चों के जैसे होते हैं और इनको हैंडल करना आता है। बाकी तो कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई ड्रेस पहना रहा है, तो डायरेक्टर का क्या काम होता है? एक्टर को प्यार से, पंजाबी कहते हैं पड़ोस के, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश शेर बच्चा मेरा, शेर बच्चा मेरा, क्या है कि उनसे काम निकलवाना, उनकी तारीफ करना, उनको कंफर्टेबल कर देना। तो इसलिए आप दूसरी जगह पे फिर महेश भट्ट को ढूंढते हैं, वो हर जगह तो मिलता नहीं है और बाकी जगह भी आपको काम करना पड़ेगा। और मुझे तो ये हमेशा कहते थे, बाहर जाके काम करो, मैं तो तुमको जब ज़रूरत होगी बुला लूँगा। मतलब एक और मैं आपको बात बताना चाहूँ गुरनीत, आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो मुझे कोई इनके खिलाफ बोलता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे झगड़ा करता देता था। मेरे लिए झगड़ा मत किया करो, अगर मुझे गाली देने से तुमको बाहर काम मिलता है तो वो भी दे दिया करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और डोंट डिफेंड मी, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। तो ये बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, ये हर एक आदमी के बस की बात है नहीं। और लोग क्या बोलते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो जग बीती है वो नहीं बोल रहा हूँ, जो आप बीती है। और कोई आजकल की नहीं, 1 साल 2 साल की नहीं, 40 साल बहुत होते हैं। 40 साल तो लोग अपने माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ नहीं गुजारते जितने टाइम हमने गुजारा है, और 24-24 घंटे भी गुजारा है, और सारे दौर देखे हैं ज़िंदगी के, हर किस्म के। इनकी ज़िंदगी तो मतलब जो मौसम होते हैं, मैं आज सुबह ही कह रहा था, अभी धूप आ गई, अभी गर्मी आ गई, अभी बारिश आ गई, और एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी आपके लिए किसी का गला पकड़ ले रोड में गुंडों की तरह, ही विल स्टैंड, खाली बोलता नहीं है। शू, अभी मैं जो कभी वो मेरे से बुलवा रही है तो क्या करूं यार, अच्छा मैं चुप कर जाता हूँ, इसने शू कर दिया मुझे। देखिए मैंने इसको एक बात कही थी, मुझे याद है, अच्छा ताली, यहाँ पर लोग खामखाम ग्रेटनेस का एक बोझ लेकर घूमते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट ग्रेटनेस। शॉट देने से पहले तुम ग्रेट होना चाहते हो, तुम घर से निकलो ना, रास्ता भूल जाओगे तो पूछ लो किसी से कि भैया बता दे, गिरने पड़ने वाला खेल है। मैंने कहा देख, ना मुझे डायरेक्शन आती है ना तुझे एक्टिंग आती है, चल काम करते हैं। ये हर शॉट के पहले बोलते थे सेट पे, माइक में सबको, तारी मुझे डायरेक्शन नहीं आती, तुझे एक्टिंग नहीं आती, चलो शॉट लेते हैं अभी। ये अजीब मैंने है। कभी अपने आप को फिल्म मेकर समझा नहीं, मैंने कहा फिल्म मेकिंग मेरा जरिया है रोजी की कमाने का। फिल्म मेकिंग इट इज वेरी ओवररेटेड, इट्स वन ऑफ द मेनी क्राफ्ट्स। जैसे बहुत सारे पेशे होते हैं, मतलब हाँ ग्लैमर ज़्यादा है यहाँ पर, मगर हमारा काम है टू सेल ग्लैमर, नॉट टू बिकम विक्टिम्स ऑफ ग्लैमर। वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। यू स्टार्ट बिलीविंग, नहीं दिस इज योर जॉब, कि आपका, क्योंकि आपकी होर्डिंग लगती है, आपके 60 फुट की होर्डिंग लगती है, तो आपको लगता है कि आप 5.5 फुट के हैं, कि आप 60 फुट के होंगे, बनाया जाता है। कि मुझे रॉजर मोर साहब थे जो जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करते थे, तो वो आए थे यूनिसेफ के किसी काम के लिए, तो हम भी थे, हम हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हम स्टार्स अपना, क्योंकि बचपन में देखा था उनको, जेम्स बॉन्ड, तो हमने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका सफ़र। तो उन्होंने कहा देखो क्या चक्कर क्या है, कि मैं हूँ 6 फुट का, आप जैसे डायरेक्टर्स हैं और आपका कैमरामैन जो हैं, आप लोग अपनी क्राफ्टमैनशिप से मुझे शूट करके, फिर मेरे जो ऐब है उसको एडिटिंग में जाके करेक्ट करके, और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल के, और फिर उसको कलर करेक्शन करके, फिर होर्डिंग्स बनाकर उसका प्रचार करते हैं, और फिर आप एक इवेंट पे उसको आप 70 mm के स्क्रीन पर हमको प्रोजेक्ट करते हैं, और फिक्शनल कहानी होती है, और मैं देखकर मुझे लगता है कि कमाल है, देखो मैं क्या हूँ।
कमाल है। बोलता मैं तो, मुझे हक है पागल होने का, क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया, कभी सोचा ही नहीं था। तुमने जो मुझे बनाया, तुम क्यों पागल हो जाते हो मुझे देख के भैया? व्हाई डू यू स्टार्ट बिलीविंग इट? फैक्ट ये कि हम बनाते हैं इनको। इट्स लाइक द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन आपसे पावर लेता है और आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है वो। ही ड्रॉस पावर फ्रॉम यू, यू गिव हिम द पावर। सेम वे ऑडियंस स्टार को क्रिएट करते हैं आप लोग। इट इज क्रिएट, यू क्रिएट देम एंड देन you are scared of them, they dominate you. So it's demystify karna. This is the age of demystification. We will have to demystify things. पॉलिटिशियंस को आप कभी पसंद नहीं करते थे? नहीं, मुझे कोई शुरू से ही नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे जी। उनको अब जो कर रहे हैं उनका वो एक तरीका है जिंदगी को जीने का, और उनको हक है। मैं कौन होता हूँ? हु गिव्स मी द मैंडेट टू टेल देम व्हाट टू डू? मगर आई पर्सनली फील कि वो जो एक, जैसे हम लोग भी होप सेलर्स हैं, जब तक हम उम्मीद नहीं बेचेंगे अपनी फिल्मों के जरिए हमको बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी नहीं मिलती। सो पॉलिटिशियन बाय नेचर इज अ होप पेडलर। उसको उम्मीद देनी पड़ती है कि ये ऐसा होगा, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। जो आज है उससे कल बेहतर जो होगा वो मेरे कारण होगा, मैं करूँगा। उसका बोलना वो ज़रूरी है, नहीं तो क्यों देंगे आप अपनी ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग व्हील इन द हैंड? सो दे आर नेसेसरी, दे आर इम्पॉर्टेंट, एंड वी आर वेर एवर वी आर बिकॉज ऑफ the contribution of some many outstanding politicians who have contributed. जी, लेकिन मरहूम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप उनसे बहुत मुतासिर रहे। उनकी सिंप्लिसिटी आपको बड़ा अट्रैक्ट करती थी। वो क्या बीता जब आप उनके घर खाना खाने जाते हैं, तो कैसे आपको उनकी सिंप्लिसिटी जो है अट्रैक्ट करती है, बताएं। याद है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो हमारे एक मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स के, तो मुझे इनवाइट किया था जब डिनर था। तो मुझे याद है कि नटवर सिंह साहब ने मुझसे कहा था, तो महेश तुम जाके बैठो उनके साथ, क्योंकि सारे लोग उनसे जाके बातचीत कर रहे हैं, तुम खाना खा रहे थे। तो मैं गया, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तब उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी टू काइंड ऑफ विद परवेज मुशर्रफ के साथ में टू बेटर टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि देखो, वेदर आई लाइक इट और नॉट, और परवेज लाइक्स इट और नॉट, द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वांट टू पुट दिस बिहाइंड अस। तो वो लोगों की एस्पिरेशंस हैं जिसको हम आर्टिकुलेट करते हैं, हमारी खुद अपनी एस्पिरेशंस नहीं हैं। और बात करते करते उन्होंने खाना खा रहे थे, अपने हाथ से खाना खा रहे थे, और खाना ख़त्म किया उन्होंने, और फिर खुद प्लेट उठाई उन्होंने और खुद लेके चले गए वहाँ पर कोने में रखने के लिए। अब देखिए, ये मैं यही कहता हूँ, पीपल सी व्हाट यू डू। अगर मैं आज इस मंच पे ये बात दोहरा रहा हूँ, तो वो देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा। एंड ही वॉज इन द रेडियंट हनीमून फेज ऑफ हिज पावर। और फिर मैंने तब भी उनको मिला हूं जब वो उनके लोकपाल का जो पूरा चल रहा था और देयर वाज एजिटेशन, और वो किसी एक मंच पे आए थे, तो वो उन्होंने बड़े परेशान थे। तो मैंने कहा डिफिकल्ट टाइम्स था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि हम शॉर्ट टाइम फ़ायदे के लिए लॉन्ग टाइम्स जो हमारे जो तहजीब के जो वैल्यू सिस्टम को है उसको कुचल रहे हैं, फॉर शॉर्ट टाइम गोल्स, फॉर शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स। तो मैंने कहा इसको अच्छा ही होगा इससे मनमोहन जी।
इससे तुमको लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा। ऐसा उन्होंने कहा था मुझे याद। जी, आप यूजी कृष्णमूर्ति से बहुत प्रभावित रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने जीने का सलीका नहीं सीखा, आर्ट ऑफ डेथ नहीं सीखा, तो आप जिंदगी को कभी इंजॉय नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसे एंटी गुरु थे, वो भी वेव के बिल्कुल ऑपोजिट चले, और वो कहते थे किसी के पास नहीं जाओ, मेरे पास भी ना आओ। और ये यूजी को समझने की एक मास्टर की है, क्योंकि आमतौर पे जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं आपको गुरु का रास्ता बताऊंगा, रब का रास्ता बताऊंगा। वो बिल्कुल डिफरेंट थे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? वो कहते थे कि हाउएवर शेकी दे आर, दे हैव टू बी योर फीट। कांपते हुए हो मगर पैर आपके होने चाहिए। अगर तुमने मुझे बैसाखी बना दिया तो जिंदगी भर अपाहिज ही रहोगे, और कोई जरूरत नहीं किसी और का साथ छोड़कर मेरे पास आने की। मेरे पास जवाब है ही नहीं तुम्हारे उस बाजार में जहां तुम जाके रोजगार कमाते हो। उसके कुछ नियम हैं, उसके दायरे में रहकर तुमको काम करना चाहिए। उसके नियम कामयाबी के हैं, उसके नियम फेलियर के हैं। उस समाज के अपने एक कायदे कानून हैं, उसको फॉलो करो। इफ यू वायलेट देम यू आर आंसरेबल टू सोसाइटी। बट he said just because they are there, that doesn't mean they are absolute laws of gravity. They are just laws created by men. तो वो तो इनफैक्ट अगर मुझे किसी ने जिंदगी के रियलिटी से जोड़ा है तो वो है यूजी कृष्णमूर्ति। He did not give me an utopian dream. उन्होंने कहा कि यही रियलिटी है, अगर आप यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते, जैसी दुनिया है उसको, जैसे आप हैं उसको आप जैसे वो एग्जिस्ट करती है उससे आंख नहीं मिलाएंगे, यू वोंट बी एबल टू फंक्शन सेनली। जी, कहते हैं कि जिंदगी एक हादसा, और कैसा हादसा कि मौत से भी खत्म सिलसिला जिसका होता नहीं। तो क्या जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ बाकी रह जाती है जो मौत के बाद भी बरकरार रहती है, और शायद यही यूजी फिलॉसफी है? देखिए, बल्ब फ्यूज हो जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी डजंट एंड, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑन। हम रहें ना रहें, द फ्लो ऑफ लाइफ गोज ऑन। देयर इज नो फुल स्टॉप टू लाइफ, नो मैटर हाउ ग्रेट यू थिंक यू आर। और इसी बात से आदमी जो है डरता है, अपनी इर्रेलेवेंस से डरता है, वो अपने नहीं होने से डरता है, वो कि ऐसा ही एक नॉर्मल डे होगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा और आप नहीं होंगे। नहीं होंगे आप। लाइफ विल गो ऑन एंड इट शुड गो ऑन। इट हैज बीन गोइंग ऑन। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सही बात। तो आप जब टेस्ट ऑफ डेथ लिखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जो आखिर के 30 दिन जो आपने यूजी के साथ गुजारे हैं? टेस्ट ऑफ डेथ में ये था कि when you come to the end of your thinking, जब आपके सोच की हदों को आप टच कर लेते हैं, फिर एक अजीब सा डर आपको घेरता है कि क्योंकि जिंदगी एक आपके सामने बिल्कुल आपको घूरती है, आपके पास जवाब नहीं होती। That's when you actually taste life. इसलिए जिसने मौत को करीब से देखा है, उसके अंदर जिंदगी को जीने का एहसास बहुत तीखा हो जाता है। क्या बात है। He gets you if you want to intensify your taste for life. That's why people go for bungee jumping. लोग जो है रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं। कहीं पर वो एक फीलिंग ऑफ बीइंग अवेक, ऑफ बीइंग फुली अलाइव, वो आपको उसका एहसास होता है आपको। सो आई थिंक इट इज द टेस्ट ऑफ डेथ दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ लाइफ। लग जा गले के फिर ये सी रात तो ना। वो शिद्दत प्यार की तभी बढ़ती है जब आपको पता है कि ये लिमिटेड टाइम है। जैसे बच्चों को आप बुलाते हैं कि शाम हो रही है बेटा जल्दी आ जाओ, तो बच्चा जो है सूरज ढलने से पहले भागता है,
कभी यहाँ छूता है, किसी स्टॉक को छूता है, खेलता रहता है बिल्कुल, क्योंकि वो जितनी इंटेंसिटी उसको वो महसूस करता है जब बुलाने से पहले, वही इंसान की भी वही हालत है. बिकॉज देयर इज नॉट, लाइफ इज नॉट एंडलेस. यू वांट टू इंटेंसिफाई एवरी एक्सपीरियंस. जी गिल साहब, जैसे आपने उस दौर में दोनों ने काम किया है जब फिल्में जो हैं वो दिल से बना करती थी, तो कोई ऐसा किस्सा जब आप में बहस हुई हो और फिर से वैसा हो गया हो, सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. जी. एक फिल्म बनाई थी हमने आशिकी. आशिकी में उसका एक डिजाइन था जो आइकॉनिक है, ऑफ द हीरो एंड द हीरोइन अंडर द कोट, जो उस जमाने में इट बिकेम सच अ क्रेज. आज भी उसका एक रिकॉल है. तो वो तो डिजाइन बहुत बड़ा हिट हो गया. तो अवतार ने मुझसे पूछा कि भट्ट साहब ये कहीं पर फिल्म में ये सीन है कि नहीं है? तो मैंने कहा फिल्म का सीन नहीं है, ये तो एक पीआर के लिए हमने बनाया है. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो होना चाहिए. तो मैंने कहा तारी ये पिक्चर की लास्ट डे शूटिंग क्या कर रहा है तू यार? इसे नहीं तो होना चाहिए. तो डायरेक्टिंग द डायरेक्टर, ये जो है कैरेक्टर एक्टर हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं मुझे. तो फिर वो लास्ट सीन में हमने वो किसी तरह से उसको बीफ किया, एंड द मैक्सिमम अपलॉज वी गॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजाइन कमिंग इन ऑन स्क्रीन बीइंग इनएक्टेड. ये था उनके एक तरीका, उनका एक तरीका था. तो इन्होंने सिखाया मुझे, और नाम तो आता डायरेक्टेड बाय, मगर डायरेक्टर थे उस शॉट की ये. अरे डायरेक्टर ने सुनी बात तब ना, नहीं सुनता तो किसको पता होता. जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. तो बात तो सारी है कि सुनी किसने बात, वरना तो लास्ट डे शूटिंग दी हो गई होती. पूरी बात वही है ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. वाह. ओशो के हवाले से बात करती हूँ अभी. आप ओशो की किस चीज़ से प्रभावित हुए थे जो आपने शब्दों से प्रभावित हुए? बहुत ही कमाल का एलोक्वेंट आदमी, बहुत विद्वान, बहुत ही वेल रेड मैन. उनकी एपेटाइट फॉर बुक्स वाज एनॉर्मस, और हर टॉपिक पे बात करते थे, मेस्मराइज करते थे. उनकी हिंदी ज़बान का मुकाबला नहीं, वो हिंदी जितनी बोलते थे, कमाल बोलते थे. तो हम फेलियर के बाद में ही जाता आदमी, जब आदमी फेल होता है तो उसकी जिल्लत से बचने के लिए हम गए थे वहाँ पर. तो भरम कैसे टूटा फिर आपका, जो आपने माला कमोड में फेंक दी? हमने देखा कि हमने शब्द बटोर लिए, सारी किताबें पढ़ ली, 5 घंटे ध्यान करते थे, मगर अंदर आदमी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता. कहीं पर अंदर वही ईर्ष्या, वही डर, वही सवाल. बाहर से आप उसको लीपा पोती करके जवाब दे दीजिए बहुत कमाल के, मगर जो आप कह रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में वो सत्य है नहीं. तो हमने कहा कि सारी दुनिया को झूठ बोल दीजिए, आपके अपने आप को झूठ बोलेंगे. तो आई वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड विद दैट. और उनका दोष नहीं, अगर मैंने वो देखने की कोशिश की जो है नहीं. ही वॉज गिविंग मी वॉट आई वॉन्टेड टू हियर. जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दैट फॉर 2 hours इन दैट गेम. तो वो प्रोजेक्शन है, वो एक कहानी है. आप जाके टिकट खरीदते हैं, बैठते हैं, एंड यू आर पार्टी टू इट, यू वांट टू बिलीव इन इट. तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट. ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, और बहुत अच्छा बोलते थे, कमाल विद्वान आदमी थे. मुझे कोई शिकायत नहीं. मैंने 2.5 साल गुजारे उनके साथ में, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने हासिल किया जिसने मुझे जिसकी उम्मीद में मैं गया था वहाँ पर, कि कहीं पर कुछ एक तरीका है ज़िंदगी में वो जीने का जहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख हो. नहीं, यहाँ पर आप रहेंगे तो कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी दर्द झेलोगे, कभी खुशी के लम्हे. दैट इज इनएविटेबल. राइट. महेश भट्ट ने अपनी ज़िंदगी के
बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको एज इट इज़ आपने स्क्रीन पे उतारा है। आपको जितनी पेन मिलती गई आप उतने मजबूती से उसको यूज़ करते रहे। जैसे आपने कहा कि दर्द जो है वो भगवान का एक गिफ्ट है। कंबली सड़ी फ़कीर दी ते हंसिया ताड़ी मार, आखिया ए भी लै गया मोढियां उतों पार। तो मतलब जैसे जैसे आपने दर्द को एक्सपीरियंस करा तो आपने उसे स्क्रीन पे उतारा। कोई ऐसी परत रह गई है, कोई ऐसा डर या कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी भी महेश भट्ट के अंदर अनरिलीज्ड है? देखिए, जब तक जिंदगी रहती है दर्द साए की तरह चलता है, धड़कन की तरह जिससे सांस आती है जाती है। तो हाँ, जो कुछ अब भी लिखता हूँ उसमें कुछ अपना ही जिया हुआ सच होता है। और वो जो ऑटोबायोग्राफिकल एक फेज था जिससे मेरी पहचान बनी है, उसको मैंने एग्जॉस्ट कर दिया एक स्टेज के बाद में। जख्म वॉज द लास्ट ऑफ दैट। मगर इसका मतलब नहीं कि ज़िंदगी में ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स जो है वो अब बाकी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अब भी जी रहे हैं अब। सो देयर इज़ लॉट येट टू कम विच विल हैव द एकोज ऑफ माई लाइफ। गिल साहब, आपको ज़िंदगी में ये कब महसूस हुआ, जब जब आपको कैरेक्टर्स ऑफर हुए, जब ही हम बात कर रहे थे, तो इनके जो ख्यालों की जो उड़ान है ना, आपको कब कब जो है वो हैरान करती रही है कि अच्छा ये कैरेक्टर के पीछे इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने मुझ में क्या देखा? तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने आपको बहुत ही प्रभावित किया? वो कहते हैं ना कि इतनी समझ मुझ में कभी थी नहीं, इसलिए मैंने सियासत कभी की नहीं। तो वो ये जो बोलते थे मैं वो सुन लेता था। और भूखे को क्या चाहिए होता? खाना। मेरे पास चॉइस कभी थी नहीं। बैगर्स कांट बी चूजर्स। मुझे जो इन्होंने कहा वो मैंने ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह कर दिया। और धीरे 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 एक एक लेसन ये मुझे सुनाते गए, मैं सुनता गया, समझता गया, तो वो चलता रहा। मुझ में कभी भी वो इतना दिमाग नहीं था कि मैं उसको यूज़ करूं और सोचूं। एक फेथ भी था इनके पास, इनके ऊपर, और मुझ में समझ भी नहीं थी। और आज भी जो है वो फेथ जो है वो समझ पे हावी है। अब अगर ये कुछ कहेंगे तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि अगर ये मेरे से ज़्यादा समझदार हैं तो ये मैं बहुत पहले मान लिया है और अब भी मानता हूँ, इसलिए इनकी बात सुनता हूँ। तो इन्होंने गाइड करते गए। मैं कभी ऐसा अपने आप को ग्रेट एक्टर समझा नहीं मैंने। इन्होंने कहा ऐसा खड़ा होना, ऐसा बोलना। ये एक्टिंग करके भी दिखा देते थे, बोल के भी करके दिखा देते थे। मैं इनको कॉपी करता रहा हूँ बहुत सारी फिल्मों में, और समझा देते थे, कभी कभी एग्जाम्पल देके, कभी बता के, कभी करके। और लाइफ के किस्से इतने जो होते थे वो इनके देखे हुए, इनके जिए हुए, तो वो असर करते थे, क्योंकि उसमें सच्चाई होती थी। और बहुत सी बातें मैंने साथ में लम्हे गुजारे होते थे जो इनके दौर थे। तो ये जो ज़िंदगी में देखते थे, जीते थे, वही स्क्रीन पे होता था। तो उसका कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में आ जाता था, तो मैं अपनी प्लेट में रख के वो खा लेता था। तो इतना करता था मैं। वो बाकी एक्टरों की तरह वो नहीं था। मुझे जितना ये होता था कि मुझे डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना है। अगर ये डायरेक्टर खुश है मेरे काम से तो अगली बार मुझे फिर कास्ट करेगा। मैं कुछ अपना, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है और मैंने कैरेक्टर के बारे में ये सोचा है, ये समझ मुझ में अब भी नहीं है। आज का ये दौर है जहाँ पे जो स्टार्स हैं उनके अजीबोगरीब से नखरे होते हैं। साहब नहा रहे हैं, फ़ोन पे बात नहीं कर वो सकते। हमेशा हम जब से होश हमने संभाला, जब से हमने प्रवेश किया फिल्म इंडस्ट्री में, यही तरीका था। एक एरिस्टोक्रेसी थी और एक फ्यूडल सिस्टम हमेशा ऑपरेट करता था, जहाँ पर एक स्टार होता था और एक, बट वक्त के साथ में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोगों ने उसको काफ़ी न्यूट्रलाइज किया है, जहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड आज की तारीख में है। मगर पावर का जहाँ पर प्ले होता है, जिसके नाम पर सिनेमा की टिकटें बिकती हैं, उसका एक रोब होता है। उसकी बात में लोग हाँ, बात से लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं।
गलत भी हो तो, क्योंकि ही इज अ मीन्स टू गेट eyeballs or people into the cinema hall. हाथी के पैर में सबका पैर है, वो है तो फिल्म बन रही है, वो है तो बाकी लोगों का काम चल रहा है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। बहुत खूबसूरत। भट्ट साहब, जब आप ही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आई एम अ बास्टर्ड, इट वॉज अ बिग स्टेटमेंट, तो पूरे मुंबई में हलचली मच जाती है, होल्डिंग्स लग जाते हैं। आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी, आई एम अ बास्टर्ड? देखिए, वो एक बहुत ही स्मार्ट एक जर्नलिस्ट थी, जो मरहूम प्रोची बादशाह, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। वो मेरे पास स्टारडस्ट का ज़माना था, हम कंट्रोवर्शियल थे, कामयाब थे, तो हमारे पास आई थी वो। तो वो एक आर्टिकल कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों के ऊपर जो चिल्ड्रन हु आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक पे, उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ था। तो उन्होंने आके कुछ रिसर्च किया था कि माय फादर एंड माय मदर वर नॉट मैरिड, technically they were not married, though he was responsible for her till his very end, मगर जिसको आप समाज की ज़बान में बोलते हैं, they were not technically married। तो उन्होंने बात करते 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 मुझसे ये बात कुरेदी मुझे, तो मैंने बात कह दिया जो सच था। तो जाते जाते उन्होंने कहा तो that means your father and mother were not married। I said, yes, as I said to you that that's what she told me, that we were not married. But they were in love, and कुदरत ने मुझे अपने हिस्से की धूप तो नहीं डिनाई की, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है। सांस भी आज भी मैं वही लेता हूँ जो आप लेते हैं। तो नेचर डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। मगर शादी नहीं हुई थी ना, ऐसा हाँ नहीं हुई थी। सो इन अदर वर्ड्स, और फिर उसने शी डिड नॉट फिनिश द सेंटेंस। सो इन अदर वर्ड्स आई सेड यू वांट टू से आई एम अ बास्टर्ड। यस, इफ यू वांट टू से आई एम अ बास्टर्ड, आई एम अ बास्टर्ड। और उसके चेहरे पे ऐसी रौनक आई कि उसको लगा कि मुझे हेडलाइन मिल गई। ये तो सुनने आई थी। गॉड। तो उसने वो रिकॉर्ड कर दिया एंड शी प्रिंटेड इट एंड देयर वाज एन आउटरेज। तो मैंने कहा भैया कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था जिस पे मैंने ये बोला था। आई डिड नॉट गो आउट एंड से आई एम अ बास्टर्ड, आई एम अ बास्टर्ड। मगर हाँ, उसने ये इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू के दौरान उसने मुझे एक पॉइंट पर आकर ये कहा था, तो मैंने जवाब दे दिया था। एक ही इंसान था जिनका नाम है गुलशन राय साहब, बहुत मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अपना प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर थे वो, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, त्रिशूल वगैरह, राइट। उन्होंने मुझे कहा, आप मेरा इंटरव्यू देखकर बोला कि ये दम चाहिए ये बोलने के लिए जो तुमने बोला, बड़ा झेल रहे होगे दुनिया की आग। मैंने बोला जी
कोई ऐसा अपना भी नहीं है जिसने छोड़ा मुझे, तो वो इट वॉज अ शॉकिंग स्टेटमेंट इन दोज डेज, बट आई डोंट रिग्रेट इट, आई हैव नो रीजन टू रिग्रेट इट। हम उस दिन भी जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बात करके मज़ा आए, महक आए, कोई शायरी की बात हो, कोई ज़िंदगी की बात हो, कोई ज़ख्मों की बात हो। महेश भट्ट को जो शायरी पसंद है तो कुछ शायराना अंदाज में हमारे साथ शेयर करेंगे? शायर इन तारी साहब के दोस्त बैठे हैं, उनको सब शेर, शमशेर संधू साहब। हम क्या शेर सुनाएंगे? ये तो गीतकार है, बहुत भारी गीतकार है, मशहूर गीतकार है। इनको ये मुझे इंट्रोडक्शन। जॉन एलिया साहब का वो शेर याद आता है, हाँ, ये इश्क है मियाँ ये सर मांगता है, इश्क पे करबला का साया है। हाँ, करेक्ट। जॉन एलिया साहब का शेर जो है। और एक शेर जो मुझे और याद आता है वो नासिर काज़मी का, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आहा, क्या बात। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद अब आया। याद आया। वाह। हाले दिल हम भी सुना थे लेकिन, हाले दिल हम भी सुना थे लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। क्या बात है, बहुत क्या अच्छी, बात है। बहुत अच्छे। फिर एक और शेर उसमें था, बैठकर साए गुल में नासिर, बैठकर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया। हाँ, बहुत अच्छे। मोहब्बत के मायने क्या हैं? इंसान को कहते हैं कि ज़िंदगी में मोहब्बत होती है, बार बार मोहब्बत होती है, क्योंकि मोहब्बत पाकीज़ा है तो हर बार सच्ची मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत के मायने क्या हैं? आपकी ज़िंदगी में आपको कितनी मर्तबा मोहब्बत हुई? तबाह होने का जज्बा होना चाहिए। जब तक तबाह होने का जज्बा नहीं है तो उसमें इश्क नहीं होता, वो उसमें कुछ दुकानदारी नहीं होती फिर, और अक्सर वही होता है, तबाही होता है इंसान। तबाही ही होती है और कुछ नहीं होता। कितनी बार तबाह हुए या भी तबाह होना बाकी है? अब तबाह होने की बात कोई उम्र निकलेगी थोड़ा होती तो है यार। बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, नहीं, और तबाह होने की उम्र थोड़ा होती है यार। 2-3 मरतबा। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, आप रुक क्यों जाते हैं? बात दूर तक जाने दीजिए प्लीज। दूर तक वही है, क्योंकि क्या होता है कि डिजायर एंड डेथ, इट्स नॉट इन योर हैंड। डेथ इज नॉट इन योर हैंड, डिजायर इज नॉट इन योर हैंड। यू कैन कंट्रोल इट। यू कैन, क्या लगता है कि इसके रिपरकशंस होंगे, इसको यहाँ पर लगाम लगा दो, मगर इफ यू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू हैव फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो कहीं पर आपको लाचार कर देता है वो एहसास, तो फिर आप, और वो इश्क जो है अक्सर जो है स्टेटस को जो होता है आपका, उसको तोड़ता है। जो ज़िंदगी आपकी होती है वो उसकी दिशा बदल देता है, वो आपको उखाड़ के कहीं और ले जाता है वो एहसास। और सक्सेसफुल हुई तो मोहब्बत थोड़ी हुई यार, वो तो ख़त्म हो जाती है बात। आप जिस किसी की भी मोहब्बत का जिक्र करेंगी वो अनसक्सेसफुल है। गिन लीजिए हिस्ट्री में, वो लैला मजनू से, शीरी फरहाद से, अगर वो मोहब्बत कामयाब हो जाती तो उसका जिक्र थोड़ी होता। फिर तो तड़पन धड़कन सब खत्म हो जाती है उसकी। किसका शेर था कि वो इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ, इतना ही समझ एक आग लीजिए। का एक दरिया आग है का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क पर जोर नहीं है, वो आतिश है गालिब, वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो ना लगाए, लगाने से लगती है वो आग, और ना बुझाने से बुझती है वो आग। जी, कामयाब हो गया तो खत्म हो गया, फिर वो इश्क नहीं है। कोई ना कोई ऐसी शय ज़रूर होती है जो कुछ अनकहा है, कुछ अनचाहा है, कुछ अनछुआ है जो रह जाता है। वहीं तो आपको जिए जाने पे मजबूर करता है ना, यहीं तो आपको जिंदा दिली देता है, जिंदगी देता है, जीने की चाह पैदा क्या करती है कहा, आपके डेथ और अंदर। डिजायर की बात की है।
बहुत सारी जिंदगियां अनलिव्ड लाइव्स होती हैं और पोस्टपोन्ड लाइव्स। इसलिए अक्सर वो जो रिसर्च किया किसी ने, तो वो बोलते हैं डेथ बेड पे लोग को पूछते हैं, तो उनको वो बोलते हैं कि आई विश आई हैड डन दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव postponed desires, half lived yesterdays, regrets कि काश वो किया होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आज की बातचीत में बहुत हमें मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहते हैं कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम क्यों खुदा जाने। बहुत ही बेहतरीन आज का ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच महेश भट्ट साहब एंड मिस्टर अवतार गिल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।